कि शायद नेटो की मेंबरशिप भारत को दी जाए। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है। भारत मुसलसल ट्राई कर रहा है कि वो सलामती काउंसिल की परमानेंट सीट ले, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की का रिजल्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैय्यर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में वैसे तो वहाँ अमेरिका में भी काफ़ी आज ज़ोर शोर एक चल रहा है पेशी के हवाले से, जैसे इस्लामाबाद में चलता होता है जब इमरान खान साहब पेश हो रहे होते हैं, तो आज वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की पेशी है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में 3 दिनों में 3 अक़लियती जो अफराद हैं उनका कत्ल हुआ यहाँ पर, उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। इसके साथ पेशावर के हाई कोर्ट में खातून चीफ जस्टिस जो तैनात हुई हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पेशी है आज वहाँ पर अदालत में, उसके ऊपर, और फिर नादरा ने जो तस्दीक की है डाटा लीक होने के हवाले से, डाटा चोरी होने के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 अक़लियती अफराद जो हैं वो कराची और पेशावर में उनका कत्ल किया गया। कराची में जिनका कत्ल हुआ वो बेरबल जो डॉक्टर थे उनका एक कत्ल हुआ, जबकि पेशावर का जो कत्ल है वो बड़ा अंदोनाक कहूँगी कि वो सस्ती चीज़ें बेचते थे जिनको कत्ल किया गया वहाँ पर सरदार दयाल सिंह, और पेशावर के ही रिहायशी काशिफ मसीह को भी कत्ल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखें, वैसे तो अगर देखा जाए शाज़िया, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की भी जिंदगियां कोई इतनी ज्यादा महफूज तो नहीं है। वहां पे भी कत्लो गारत का एक बाजार गर्म है, क्योंकि मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट वो अपने एक इस्लामाबाद के एक हदूद के अंदर वो सिर्फ वहां तक लिमिटेड है। दूसरे सूबे अलग किस्म की, वहां पे अजीब अजीब किस्म की हुकूमतें हैं, कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं वहां पे। लेकिन ये रमजान के अंदर ये 3 कत्ल होना, 3 डिफरेंट मजाहिब के लोग, सरदार दयाल सिंह और डॉक्टर ज्ञानी, और सबसे बड़ी बात काशिफ मसीह, जो कि बेचारे क्लीनिंग स्टाफ का हिस्सा थे, गरीब आदमी थे। डॉक्टर साहब के बारे में तो खैर बहुत अच्छी बातें आ रही हैं कि गरीबों की मदद करते थे, फ्री दवाइयां देते थे। और सरदार दयाल सिंह के बारे में बताऊंगा, वो ऐसे मजहब के साथ उनका जो था रिश्ता सिखी के साथ, सिखिज्म के साथ, जो लोगों को देकर जश्न मनाते हैं। दर हकीकत पाकिस्तान में तो अब आपने छोड़ा कुछ नहीं है, अकलीतें रही नहीं है। लेकिन अगर गुरुद्वारों को आप देखें तो वहां पे लंगर का जो सिलसिला एक कॉन्सेप्ट है। और जो सिखी के फंडामेंटल्स देखें कि किस तरीके से ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना है, मजलूम को बचाना है, मजलूम का साथ देना है। और उनके मजहब को शायद ये इजी टारगेट है इसलिए मारा गया है। शायद रमजान में जिस तरह के हमारे मुसलमानों के ज़हन में है, शायद कुछ सवाब कमाने के चक्कर में था, जो कि गलत बात है। मेरे ख्याल में इस्लाम तो किसी जानवर को भी मारने की, तकलीफ देने की जो है वो प्रीचिंग नहीं करता। लेकिन इंतहाई दुख के साथ इसको अकलीतें अब इतनी रह चुकी हैं सिर्फ पाकिस्तान, दूसरे बेचारे भाग गए यहाँ से तो पाकिस्तानी भी भाग रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन अकलीतें बिलखसूस भाग चुकी हैं। चंद निशानी के तौर पे लोग रह चुके हैं। आपको संभाल के रखना चाहिए उनको। ये आपका एक मजहबी और इखलाकी और ये सारे फरीजे बनते हैं। लेकिन इस माह रमजान के अंदर, जो कि बहुत बहुत बाबरकत महीना है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रीचिंग एंड टीचिंग, उसके अंदर ये 3 कत्ल होना इंतहाई गैर इस्लामी दुख के साथ मैं कहूंगा। लेकिन इस मुल्क का, मैं अपने मादर मिलत का क्या कहूं, जहां 40,000 मदरसे मौजूद हैं, लेकिन नमाज तर्जमे के साथ लोगों को नहीं आती। हर गली के अंदर 6-6 किस्म की मुख्तलिफ मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारे काफिर कह रहे हैं। बिल्कुल, ये कैसी मस्जिदें हैं जहां आपके जूते महफूज नहीं है, जहां पंखे महफूज नहीं है, जहां पुलिस वाला आके बंदूक लेके खड़ा होता है तो आप नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये इस्लाम है? आपने उसकी इस इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल पे तवज्जो दी है। आप, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त है पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत ज्यादा मजहबी प्रिटेंड करते हैं, ज्यादातर इल्हाज और जखीरा अंदोजी, ज्यादातर हाजी हैं और जखीरा अंदोज हैं। इस एक बाबरकत महीने के अंदर वो कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे कमाने हैं। ऐसा ही है। जखीरा अंदोजी
23वें रोजे पे सब ने मक्का चले जाना होता है, मदीना चले जाना। ये क्या फिलॉसफी है आपकी? मेरी समझ से बाहर है। इसकी मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी वजह है कि आपने आज तक ना पाकिस्तान के लफ्ज को समझने की कोशिश की, ना इस्लाम को समझने की कोशिश की। मेरे ख्याल में आपको कोई हक नहीं बनता कि आप एक दूसरे के इस्लाम को चेक करें, काफिर कहें, किसी को गैर मुस्लिम कहें, कुछ भी कहें। आप ऐसी कौम है जहां आपने भारत के शहरों के नाम पे ऊपर फिरके बनाए हैं। बरेलवी, देवबंदी, ये शहर थे, वहां पे मदरसे थे, आपने उनके ऊपर सेक्ट बना लिए। मैं इसके साथ एक छोटी सी साथ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अटैच करना चाहूंगा कि बिल्कुल जो हम बात कर रहे थे कि हमने नादरा के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिस्कस करना है, उसका हमने क्या डिस्कस करना था, वो भी मेरे एक दुख भरी एक स्टोरी है। वो क्या स्टोरी है कि आपके पहले जब बाजवा साहब आर्मी जनरल बनने लगे थे तो कुछ लोगों ने साजिश की थी ये प्रूव करने के लिए कि ये अहमदी है, मरज़ई है। फिर आज ये हमारे जो आर्मी चीफ अब ये जब बने हैं तो नादरा की स्टोरी ये है कि वहां पे जो एक पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट के रिजीम के अपॉइंटेड कराए हुए लोग थे, उन्होंने आर्मी चीफ साहब की बीवी का डाटा निकालने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया को ये इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि इनकी मोहतरमा अहले तशी है, शिया है, इनका बच्चा शिया है, या फिर आर्मी चीफ शिया कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आपका ये माइंडसेट है आपके पाकिस्तानी लोगों का। मैं कहता हूं अगर एक मिसाल के लिए वो शिया भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं। उनके करैक्टर पे, उनके बिलीफ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए। पावर को किस तरह यूज करते हैं, पब्लिक फंड्स को किस तरह यूज करते हैं। आप शिया भाइयों को मुसलमान नहीं समझते, और आप फिर उसके बाद आपने इतना बड़ा पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की, इस पे सऊदीज को ये बताने की कोशिश की कि ये शिया है। ये आप इससे गेन क्या करना चाहते थे इस इन्वेस्टिगेशन से? इस रूमर्स फैला के ये क्या गेन करना चाहते थे आप? मेरी समझ से बाहर है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है एक सख्त एहतसाब होना चाहिए इन लोगों की साजिश में जिन्होंने इतनी भयानक कोशिश की है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप को खराब करने। लेकिन इस पे बात जिसके साथ मैं रिलेट करना चाह रहा था कि आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट आपका गलत है। आपने इस्लाम को एज ए रिलीजन, उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश नहीं की। आपने 40,000 मदरसे बना लिए मुख्तलिफ सेक्ट्स के। बरेलवियों के अलग हैं, देवबंदियों के अलग हैं, शिया के अलग हैं, सुन्नियों के, पता नहीं क्या आपने एक बकरा मंडी बना दी है मजहब को भी और पाकिस्तान को भी। कभी आपने किसी से पूछा है कि आप कौन है? वो मुसलमान हूं सिर्फ। हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक मजहब को बेच रहा है इस वक्त। दुकानदारियां हैं, ये सब दुकानदारियां हैं। बल्कि 40,000 मदरसे वो क्या है? गरीब लोगों के बच्चों को पालने की जगह है। जिनके 8-8, 9-9 बच्चे हैं वो मदरसों में भेज देते हैं ताकि उनको सोने की जगह मिल जाए, खाने को कुछ मिल जाए। उनको मजहब सिखाना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नमाज तो तर्जुमे के साथ आती ही नहीं किसी को। जितने हाफिज हैं, कभी आप तरावियां पढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, कभी आप तरावियां पढ़ने से पहले जो हाफिज कुरान आगे तरावियां पढ़ा रहे हैं उससे पूछें कि इस कुरान का तर्जुमा आपको आता है? और जो पीछे खड़े हुए हैं, जो वजू करके खड़े हो जाते हैं, उनका सारा ध्यान तो किसी और चीज पे होता है। कुरान को समझने की तो कोशिश को नहीं। आपके 76 साल आपकी बेरा रवि का सबसे बड़ी वजह ही है कि ना आपने हमारे यहाँ पे समझने की कोशिश की, ना इस्लाम को समझने की कोशिश की। पाकिस्तान में माइंडसेट जो है साजिद साहब, वो सिर्फ अरबी रटने के लिए है कि कुरान पाक को उन्होंने याद कर लिया, लेकिन कुरान पाक की असल क्या है, कुरान पाक की तालीमात क्या है, कुरान पाक का हुक्म क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। बस अरबी याद की हुई है, वो हाफिज कुरान है, लेकिन कुरान के अंदर क्या कहा गया है, जिंदगी गुजारने के क्या तरीके हैं, उसके ऊपर हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नहीं, यही एक वजह है कि हमारे मिस्टर हैंडसम को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप नया पाकिस्तान को छोड़कर आप अमल में मारूफ को अडॉप्ट करें। आप लोगों को बताएं कि ये सियासत नहीं, जिहाद है, क्योंकि यहां मजहब बिकता है। आप मजहब को बेचें प्लीज। जिस तरह किसी ने उनके कान में कहा था इस्लामिक टच दें, आप वो ऐसा इस्लामिक टच दे रहे हैं आपको तबाही के धाने पर लेकर आए और तबाह करके छोड़ेंगे। उनका मेरा उनसे ये मेरा मुतालबा है उनसे, अगर सियासत जिहाद है तो गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें, जहालत के खिलाफ जिहाद करें, जहालत के खिलाफ।
जहां आटे की लाइन में 5-5 दिन खवातीन लाइनों में लगती हैं और खाली हाथ चली जाती हैं और पांव के नीचे आके लोग मर रहे हैं। इसके खिलाफ जिहाद करें, आटे की लाइनों के खिलाफ जिहाद, आटे के खिलाफ जिहाद करें। लेकिन ये कि इनके साजिद साहब, आटे का आपने जिक्र किया कि आप ये देखिए, पोलियो कैंपेन्स चलती हैं और बहुत सारी मर्दमशुमारी होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं, तो ये आटा बाइज्जत तरीके से क्यों नहीं दिया जा सकता? नहीं, उसकी मैंने आपको लाइनों में लगवाना जरूरी है क्या? पिछले सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपके पाकिस्तान के अंदर बेनजीर स्कीम के जरिए लोगों के अकाउंट में पैसे चले जाते थे, गरीब लोगों के, हो सकता था, लेकिन वो उसमें फोटो नहीं खींची जाती, उसमें शो ऑफ नहीं किया जा सकता। जब आटे की लाइनें लगती हैं तो वहां तस्वीरें बनाई जाती हैं, वहां पे शोर जलसा होता है, तो उस पे सियासत भी तो करनी थी ना किसी ने, शाजिया ये। और फिर करप्शन भी तो इन्वॉल्व है ना। आपको मैंने बताया था, आपको हमारे अफजल चंद साहब ने बताया कि किस किस्म का आटा दिया जा रहा है और कितने पैसे फूड वाले कितने पैसे बना रहे हैं। देखें ना, जब अकाउंटों में पैसे चले जाए तो हो सकता है उसमें खाबे ना लग रहे हो, तो खाबे भी तो बनाने ना। बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीसें भी तो जानी। तो फिर दर हकीकत जब आप इस्लाम से दूरी होगी, मजहब नेशनलिज्म ना होगा, आप एक करप्ट मुआशरे की करप्ट पैदावार है, तो उसमें फिर इसी तरह के ड्रामे होते हैं। लाइनों में लोग के पांव आके नीचे पांव के मरते हैं। जिंदगी की वैल्यू 3100 रुपए है पाकिस्तान में, आटे का थैला 3100 से 3500 रुपए का है। ये इंसानी जिंदगी की वैल्यू है पाकिस्तान। अच्छा साजिद साहब, मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की कायम मकाम चीफ जस्टिस बनी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं इस पे बहुत खुश हूँ। मुसर्रत हलाली और उस सूबे की वो चीफ जस्टिस बनी है जो कि बहुत कंजर्वेटिव है जिस कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बल्कि उसके साथ एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी मिसाल। मैं बल्कि ख्वाहिश करूंगा कि कभी पाकिस्तान के अंदर फीमेल डिजर्विंग सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बने, मेरी ख्वाहिश होगी। क्योंकि हमने पाकिस्तान की हमारी बर्बादी की एक वजह यह भी है कि हमने 51% पॉपुलेशन का हिस्सा जो है उनको घरों के अंदर लाक करके चाबी गुम कर दी। मैं यहाँ यह जरूर अर्ज करना चाहूंगा इस अच्छे मौके पर, जब मुसर्रत हलाली चीफ जस्टिस बनी है, बांग्लादेश की तरक्की का वाहिद सीक्रेट ही है कि उन्होंने खवातीन को कारोबार में ले आए थे। वहां पे जो डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंसिंग की थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा बंगाली खवातीन ने उठाया था और वो सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बन चुकी हैं। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूं और मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इससे ना आपका इस्लाम खराब होता है, ना आपका कल्चर खराब होता है। लड़की तालीम याफ्ता होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए और मर्द के शाना बशाना होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए मर्द की, क्योंकि हम ईस्टर्न लोग हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आपकी बच्चियां बकरियां नहीं है कि आप बंद करके वो कमरे में ताला लगा के मर्द सुबह चला जाए और शाम को आके पानी डाल दे उसको। दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। मेरी ओपिनियन भी कुछ और थी जब मैं 3 बच्चियों का बाप बनाऊं, तो मेरी ओपिनियन बिल्कुल यही। हालांकि मेरी वालदा टीचर थी, मेरी माँ जो थी, माय फादर वाज अ वेरी ओपन, वो वकील थे खुद, मैंने आपको कई दफा बताया। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसर्रत हलाली हैज मेड अ रैकेट, इट शुड बी अप्रिशिएटेड, इट शुड बी सेलिब्रेटेड। और मेरी ख्वाहिश है कि कभी मुसर्रत हलाली अपनी परफॉर्मेंस बेस पे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बने। यहाँ पे एक और बात अच्छी चीज करना चाहूंगा कि एक अमेरिका के अंदर एक शाहजेब रिंद उनका नाम है, क्वेटा से, उन्होंने कॉम्बैट लीग के अंदर लाइट वेट जो कंपटीशन है उसमें पहला प्राइज लिया है। और मैं इतना खुश था इस बात के कि उन्होंने पहला प्राइज लेने के बाद पाकिस्तान का झंडा जमीन पर डाल के उस पर सजदा किया। मेरा दिल बाग बाग हो गया उसमें, मेरे दिल से बहुत दुआएं उनके लिए निकली। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी खुशी की वजह से ये थी कि वो बलोचिस्तान से हैं, क्वेटा से हैं। 21 साल उनकी उम्र है, शाहजेब रिंद की, और उन्होंने BS बैचलर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस में किया। उनका आज BBC के ऊपर उनका था। और मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग टैलेंट। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के टैलेंट को हमारा जो 5-10 हजार एक रूलिंग एलीट है, डुअल सिटीजन, वो ऑप्रेस करते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब आप पाकिस्तान के टैलेंट की साजिद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है जर्नलिज्म से रिलेटेड हूँ, काफ़ी अरसे के साथ यहाँ पर नेशनल चैनल्स के साथ काम करती हूँ,
तो यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, वो हमें सिर्फ़ खबर में नज़र आते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में पानी से चलने वाली गाड़ी भी एक टेस्ट किया गया था, लेकिन वो साहब भी उसके बाद गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जो काबिलियत थी वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाली थी, लेकिन वो लोग पाकिस्तान में अब नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में शायद जो टैलेंट है उसको सराहा नहीं जाता और उससे फ़ायदा नहीं उठाया जाता। नहीं, सराहा नहीं। आप असल में यू हैव बिकम माफियाज़। अब आप माफियाज़ हैं। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ आपको कि मेरे कई दोस्त जी। डॉक्टर यहाँ से गए थे अल-शिफा में, लेकिन वो बिल्कुल खोटे पैसे की तरह वापस अमेरिका आए। मेरे बहुत कई दोस्तों को जानता हूँ, जो यहाँ से बड़े पुरुमीद होके गए कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ हुआ है। अब मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। जी। यहाँ से अब पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या हो रहा है कि जो बाहर से पढ़ के आता है बंदा टैलेंट लेके, उसके खिलाफ गैंग अप आप करते हैं। आप उससे डरते हैं, आप उससे। मेरी अपनी मिसाल है, मेरी हुँ। बच्ची जो है, मेरी बड़ी बच्ची जिसने पीएचडी की है अभी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, जब वो बैचलर कर रही थी तो उसने इमरजेंसी रूम्स को उसकी पहली डिग्री है बायोमेडिसिन की, बैचलर्स इन बायोमेडिसिन इंजीनियरिंग। तो उसने पाकिस्तान को पिक किया था टू डू द रिसर्च, तो थीसिस लिखने के लिए। तो वो उसने एक इमरजेंसी रूम को इस्लामाबाद में पिक किया था, तो वो रिसर्च करने के लिए वहां पे गई। तो मैंने किसी को सिफारिश करा के कहा कि इस बच्ची को 1 महीना यहाँ पे रिसर्च करने थे। तो वो कहती थी कि सारे पूरे इमरजेंसी रूम ने मेरे खिलाफ एक मुहिम बना ली थी कि शायद मैं उनकी कई किसी चीजों को एक्सपोज करने के लिए आई हूँ। तो जहां और ये दूसरा तीसरी मिसाल है कि पाकिस्तान जो भी लोग टैलेंट लेकर वहां जाते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, तो यू बिहेव लाइक माफिया, और उसके खिलाफ आप गैंग अप करके, गैंग बना के उसको निकालते हैं कि कहीं वहां से वो गलत चीजें, उनकी रिश्वत लेने के, उनके तरीके लुटमार करने के एक्सपोज ना हो जाए। तो आप ट्रू। उसको नहीं करते हैं बिल्कुल। उसको मैं कई लोगों की मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया आपका कि एक इट्स नॉट अ कंट्री एनी मोर, इस मेरे ख्याल में एक मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं, उनका एक अमाजिका है। वो लूटते हैं और वो बाहर भाग जाते हैं। आप देख लें, आपने खान साहब ने अपनी पिछली तकरीर में नारे पाकिस्तान पे भी फरमाया था कि दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों ने ली हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने छुआरों से तो नहीं ली ना, उन्होंने पैसों से ली। वो कहाँ से आए? पाकिस्तान से गए। खान साहब ने बड़ी चीजें, उन्हें पता सब है उनको, क्योंकि घूमते फिरते रहे। शौकत खाना में उन्होंने बाहर के लोगों, पाकिस्तानियों के पैसों से लिया। बल्कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, आज की जो ताजा मिसाल है जी। कि आप आईएमएफ के आगे पीछे फिर रहे हैं, और मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि आईएमएफ के पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके चंद लोगों के बच्चों की ट्यूशन फीसें और करप्शन के लिए उनको चाहिए। मलक बोस्तान जो एक पाकिस्तान में जो मनी चेंजर्स हैं, उनकी एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट अब आई है। उन्होंने कहा कि आपको आईएमएफ की जाने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको 2 साल के अंदर $24 बिलियन तक आपको दे सकता हूं एज अ लोन, इकट्ठा करके। और उन्होंने फिर मिसाल दी उसके साथ कि 1988 में जब आपने एटमी धमाके किए थे, तो मैंने 2 साल के अंदर आपको उन्होंने पैसे इकट्ठे करके दिए थे, 2 साल में मेरे ख्याल 12 या 13 बिलियन डॉलर। तो आपको, मेरा मकसद है कि आप, यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। आपका माइंड सेट ही ठीक नहीं है। लुटेरे हैं, लूटने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं। अब मैंने आपको कई दफा बताया, आपकी सियासी पार्टियां तो सियासी ही नहीं है, उनके अंदर ही सियासत और जमहूरियत नहीं है। तो वो आपको सियासत और जमहूरियत क्या देंगे? और सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, सारी एजेंसियों की पैदावार है आपकी जितनी सियासी पार्टियां। तो उन्होंने सियासत क्या करनी है? लुट मारनी है। लुट कर रहे हैं वो करेंगे, जो भी आएगा लुट करेंगे वो। और अब आप, मजे की बात है कि शाजिया, हम जो बातें कर रहे हैं लूट मार की, वो नई नहीं है। हर एक के हाथ के अंदर बिल्कुल। हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। हर एक को पता है, चाहे वो स्ट्रीट पे खड़ा होकर मांग रहा है, चाहे गधा गाड़ी चला रहा है, चाहे तांगा चला रहा है, उसको पता है पाकिस्तान में क्या पक रहा है, कौन कितना करप्ट है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। रोजाना मैं सब देख, जानते हैं, लेकिन देखिए बोल कोई नहीं रहा है उसके खिलाफ। हाँ, सियासी जमातों के जो वर्कर्स हैं वो ज़रूर एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठा हुआ है। उसको सिर्फ़ 2 टाइम की रोटी की फ़िक्र रहती है अपनी, और अपने बच्चों की तालीम के हवाले से वो परेशान रहता है। उन्हें इन चीज़ों से शायद जानबूझकर दूर रखा जा रहा है कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर ना आएँ, वो सिर्फ़ अपनी दाल-रोटी की फ़िक्र करते रहें। बिल्कुल। और शाजिया, आगे जो आने वाले दिन मजीद बुरे आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, और पेट्रोल जब मजीद महंगा होगा, आप पर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इसमें इसकी तैयारी आपको ज़हनी तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, महंगाई के लिए, करप्शन के लिए, फ्रॉड के लिए, डाकों के लिए,
मेरे ख्याल में अब आपके ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही है। साजिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब की न्यूयॉर्क में आमद हुई है और उनकी अदालत में पेशी है। इस पेशी के हवाले से क्या इंतज़ामात हैं वहाँ पर? क्योंकि हम तो यहाँ पाकिस्तान की पेशियाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंतज़ामात किए जाते हैं, किस तरह से पेश हुआ जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप वहाँ के हवाले से भी बताइए और साथ ही ये भी बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से अपने जो हमायती हैं, उनको कॉल दी गई थी आने की। तो उसके हवाले से क्या अभी तक की पेशरफ्त है? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो कुछ आजकल अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, जो कुछ पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का जो फ्लॉ है। जमहूरियत इज इन डिक्लाइन, बड़े बुरे तरीके से जमहूरियत की जमहूरी वैल्यूज इकदार नीचे जा रही है, जिसकी एक वजह मैं ये समझता हूं कि पिछले 30-40 साल के अंदर चाइना का राइज करना, और वहां पे हमेशा वन पार्टी रूल होता है। तो मेरे ख्याल में हुँ, ज्यादातर लोग और उसको आइडियलाइज करना शुरू हो चुके हैं, और ज्यादातर जो जमहूरी पार्टियां भी हैं वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर रही हैं सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंटरप्राइज, हुँ, कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो केस है न्यूयॉर्क के अंदर, वो जिस डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने शुरू किया है, यहाँ पे मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी एक ऐसी पोजीशन होती है जिसपे इलेक्शन जीत के आया जाता है। एल्वन ब्रैग उनका नाम है, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, अफ्रीकन अमेरिकन। जिस एक तो मैं ये बताऊंगा, जिस जगह के वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, वो पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन काले रंग का बंदा वहां पे डिस्ट्रिक्ट बना है अटर्नी वहां पे। उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने कौन सा ये वादा अपने वोटर के साथ ये वादा किया था कि अगर मैं ये इलेक्शन जीत गया तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को उसके खिलाफ केस करूंगा, उसको पकड़ूंगा मैं जाके। तो उस वजह से मैं समझता हूं कि जब एक सियासी बयान का दिया, जब उन्होंने कैंपेन के लिए सियासी बयान दिया था, तो ये सियासी मैटर बन चुका है। तो ये एक प्रेसिडेंट गलत बन रहा है कि एक हुँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ एक सियासी मुहिम किस तरह की जा रही है। उसकी वजह ये, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं 100%, वो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन ये बताएं कल को रिपब्लिकन आएंगे तो फिर वो हंटर बाइडेन के पीछे जाएंगे, वो दूसरे सियासी लीडरों के पीछे जाएंगे। तो ये किस हुँ, किस्म की रवश चल रही है? ये सियासी इंतकाम क्यों शुरू हो चुका है? क्यों एक लोगों को शीशे में दीवार के साथ लगाया जा रहा है? ये मैं इसको कंडेम करूंगा। मैं इस पे ये नहीं कहना चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो किया ठीक किया, नहीं किया, जो कुछ किया वो एक अदालत का फैसला है कि अदालत ने उस पर काम करना है, उस पर उन्होंने अदालत ने फैसला देना है कि ही वाज राइट और रॉन्ग। लेकिन जस्टिस सिस्टम को यूज करना एज ए टूल टू स्टॉप हिज पॉपुलैरिटी, टू ब्रिंग हिम डाउन, दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कल जाएंगे, आज यहाँ पे मंडे है, उन्होंने कल अदालत में पेश होना है, आज रात वो जाएंगे। बल्कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके ऊपर बिल्कुल वो भी सियासत खेल रहे हैं, उनको सियासी फायदा होगा इससे, वो विक्टिम नजर आएंगे, और लोगों की हमदर्दियां हमेशा विक्टिम के साथ होती है। ये सब इस चीज पे एग्री करते हैं कि उनको इससे फायदा होगा, लेकिन अब देखें कि अदालत उसको किस तरह करती है। कल उनको चार्जेस बताए जाएंगे, अभी चार्जेस सामने नहीं आए हैं। एक एक हुँ, इस प्रोसेस को एक कहा जाता है प्रेप वाक, वो कल जाएंगे। उसमें फौरन दो चीजें होती हैं यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस में। जब आप जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और एक उसको प्रेप वॉक कहते हैं, कि वहां से वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे और पुलिस के लोग उनको लेके जाएंगे। वहां पे कैमरे तस्वीरें लेते हैं, वो तस्वीरों को इस्तेमाल किया जाता है कि हाउ ही लुक्स लाइक इट। फिर अंदर जाते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, फिर एक मग शॉट है, यहाँ कल्चर का हिस्सा है कि उसको दीवार के साथ खड़ा करके मग शॉट लिया जाता है। अभी तक मग शॉट उनका लेने का वो कंफर्म नहीं किया गया, उसको उस पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट होंगे। वो तकरीबन घंटा वहां पे गुजारेंगे, 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक का। उसके बाद वो फ्लाई करके अपना मारा लागो फ्लोरिडा वापस चले जाएंगे। लेकिन अमेरिका जो है, इट्स गोइंग थ्रू मैनी क्राइसिस, बल्कि इससे बड़ा क्राइसिस भी मैं आज आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि जी। अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर आज सुबह ये थी कि जापान जो है वो भी रशिया से तेल लेना शुरू करने लगा है, और मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है, ही इज गोइंग टू चाइना। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये थी, बुरी खबर थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जी। लिए, कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो अमेरिकन डॉलर को डंप कर रहे हैं और अपनी नई करेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ना सिर्फ अमेरिका इंटरनली वीक हो चुका है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं,
फॉरेन पॉलिसी की बुरी हालत है। जब से अफगानिस्तान से निकले हैं, एक नया लफ्ज शुरू दुनिया में सर्कल कर रहा है। एक तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बैलेंसिंग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जो दूसरा जी। खतरनाक लफ्ज है उसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। डॉलर इन डिक्लाइन है, डॉलर को डंप किया जा रहा है, युआन इज राइजिंग। पिछले हफ्ते की खबर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए धचका था कि ब्राजील एंड चाइना दे आर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर टू ट्रेड इन युआन। और तीसरा मैं ये लफ्ज एक नया जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक वर्ड के ऊपर चल रहा है उसको कहते हैं पेट्रो युआन। पहले पेट्रो डॉलर कहा जाता था, अब पेट्रो युआन का लफ्ज है। और जो फॉरेन पॉलिसी को धचके हैं वो ये है कि बशरुल असद जो कि सीरिया के सदर हैं, वो ही इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया। अरब लीग में उनकी दोबारा एंट्री हो रही है। मेरे ख्याल में अमेरिका को कई धचके लग रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को। उसकी वजह यह है कि बाइडन साहब एज और अपनी सेहत की वजह से उनके हालात खराब हैं, और इस वक्त जो अमेरिका के अंदर समझा जाता है कि दिस इज थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा साहब का अपने शार्ट सारे कॉल कर रहे हैं, और हिज प्रेसिडेंसी वाज कंसीडर अ वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक प्रेसिडेंसी, वेरी अपोलोजेटिक पॉलिसी थी। वो ही वाज कैलकुलेटेड बाय पुतिन एक मंझे हुए पैट्रियाटिक नेशनलिस्ट लीडर हैं, और उन्होंने ट्रंप साहब ओबामा साहब को कैलकुलेट कर लिया था, और वो आज भी अपनी वही चालें चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका इज वीक, और इसको उन्होंने प्रूव कर दिया जब अफगानिस्तान से निकले $85 बिलियन का असला डंप करके वहां से। तो मेरे ख्याल में एक डी डॉलराइजेशन और वीक फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की जो है वो एक इस वक्त कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है। साजिद साहब, पाकिस्तान और भारत के हालात का मवाजना आप किस तरह करेंगे? देखिए, मैं अब एक और बात आज मैं बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल अरीना के ऊपर जो बातें हो रही हैं कि शायद नेटो की मेंबरशिप भारत को दी जाए, ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है। भारत मुसलसल ट्राई कर रहा है कि वो सलामती काउंसिल की परमानेंट सीट ले, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की का रिजल्ट है। लेकिन मैं कंपैरिजन, आज किसी ने मुझसे ये पूछा है कि अगर भारत नेटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर। आपको लीडरशिप के फुकदान ने, आपकी करप्शन ने आपके वो हालात कर दिए हैं। मैं दो मिसालें देना चाहूंगा, दो मिसालें, उसके बाद मैं आपके सोचने वालों पे ये छोड़ूंगा कि वो फैसला खुद करें। आज मैं हमेशा अपने देखने वालों को ये कहता हूं, खासकर पाकिस्तानी जो यंग लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भारतीय मीडिया चैनल्स देखा करें। आप कुछ वहां से कॉपी करने की कोशिश करें। आज वहां पे एक बहुत बड़ी बात ये मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत इंप्रेस हुआ। जस्टिस मरकंडे हैं वहां पे। जस्टिस मरकंडे कौन थे? 40 साल के लिए उनकी जुडिशियल सर्विसेज से 20 साल वो वकील रहे, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहे। आज उन्होंने बयान दिया है कि मैंने 40 साल की जुडिशियल अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने आज तक इस तरह की मिसाल नहीं देखी। मैंने इस तरह की कोर्ट्स को मैंने नहीं देखा। ये उनकी मिसाल है। दूसरी एक मैं मिसाल आज देना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को वो भी देखना चाहिए। मेजर गुरुवारिया है, पाकिस्तान में भी काफी पॉपुलर हैं। बिलखसूस उनकी एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान की आर्मी को इतना डैमेज नहीं कर पाया जितना इमरान खान ने डैमेज किया। वो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है। उस वीडियो में वो पैदल चलते हुए एक घर के सामने आते हैं, और घर के नेम तख्ती के बाहर वो लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़े लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, लक्ष्मण सिंह रावत के घर के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा ये एक मिडिल क्लास किस्म का घर था, कोई लेविश नहीं था। उन्होंने कहा लक्ष्मण सिंह रावत कौन था? उन्होंने कहा ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल। फिर उन्होंने साथ ही बताया कि ही इज द फादर ऑफ जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए। फिर वो इसी तरह वॉक करते उनके ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। बड़ा मॉडर्स्ट किस्म का घर था। एक घर के 2 लेफ्टिनेंट जनरल। आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जर्नैलों के जो मालात हैं, जो जमीनें दी जाती हैं, जो इन प्लाटों पे उनकी नजर होती है, और उन्होंने फिर बिल अल ऐलान कहा है
कि पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो किस चीज के लिए, कौन सी लैंड के लिए वो मेरा मकसद सारा कुछ करते हैं, कंपैरिजन होना नहीं। मैं शर्मिंदा था उनका सारा कुछ देख के। मैं I'm not saying anything against the Pak army. I'm not talking against anything about the Pakistan army generals or something. लेकिन एप्पल टू ऑरेंजेस, क्या हमें क्या क्या वजह है कि आज बांग्लादेश भी हमसे आगे है? जो वही बांग्लादेश जो 1947 में आपने बनाते ही उनसे जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी, बोझ समझा था जिसको। फिर वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का 60% हिस्सा था, और फिर जितनी सीटें उन्होंने जीती थी मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन में, और आज आप उस मुल्क से भी 30 साल पीछे हैं। अफगानिस्तान, हर अफगानी बच्चा आपसे नफरत करता है, उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली आपसे नफरत करते हैं। क्या वजह है कि आपकी आज तक कोई पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं हुई? क्या वजह है आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी है? क्या वजह है कि आप G20 की इनविटेशन पे भारत नहीं गया? क्या वजह है आपको एससीओ में जब उन्होंने बुलाया है भारत में तो आप नहीं गए वहां? क्या वजह है कि अमेरिका में जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस यहां पे की, आपको बुलाया तो आप नहीं गए कि चाइना नाराज ना हो जाए? आपकी हर चीज के पीछे डॉलर क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन है। और मैं आज बिलखसूस ये कहना चाहता हूं, आज बल्कि मुझे ये ट्वीट करना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ कई जो है वो दोस्त, जो मेरे कंसर्न दोस्त हैं, वो मुझे शायद समझते हैं कि मैं डूइंग बैशिंग अगेंस्ट अमेरिका और बैशिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मैं आल ऐलान बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान माय मदरलैंड है, अमेरिका माय होमलैंड, एंड आई लव बोथ ऑफ देम। मेरा ये मेरी नफरत नहीं है, दुख है। आपकी मदरलैंड के 76 साल अगर कपड़े फाड़े जाएं तो मेरी वो फीलिंग्स है। अमेरिका के खिलाफ जब मैंने 3-4 चीजें आपको बताई है, कुवैत, जापान, जिसको सेव किया बाद में, मार्शल प्लान यूरोप को दिया अमेरिका ने। जब से वो वहां पे एटॉमिक जापान के साथ हुआ, जापान की आर्मी नहीं थी, उसको प्रोटेक्ट अमेरिका करता था। तो आज वो अमेरिका का साथ छोड़ के रशिया के साथ तेल लेने की एम्बार्गो लगाया, और तेल जब आप ये देखें, आप अपनी होमलैंड को कमजोर देखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा? आप अपने मदरलैंड को डूबते देखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा? अगर आपको नहीं दुख होता तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे दुख है। मैं ये बोथ कंट्रीज को इस तरह डूबते हुए, नीचे जाते हुए नहीं देख सकता। दैट इज व्हाट माय एंजाइटी इज अबाउट। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाजरीन, अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। मुझे और साजिद साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।